तो सबसे पहले वात की बात करते हैं। वात का सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि इनका शरीर में क्या कार्य है। वात का क्या कार्य है, पित्त का क्या कार्य है और कफ का क्या कार्य है। तो वात हमारे शरीर के अंदर एक तरह से कहा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी चीज शरीर के अंदर जा रही है वो वात के कारण जा रही है। वात पूरे शरीर में यूं तो व्याप्त है, हालांकि जो हमारी कटी होती है, कमर होल वाला जो एरिया होता है, ये इसका बेसिक एरिया होता है, ये इसका निवास स्थान है। इसलिए वात विकृत होते ही लोगों के तुरंत कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो वात है ये पूरे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वाला काम भी करती है। जो आपके शरीर के अंदर रक्त चल रहा है, ये जो रक्त रक्त पूरे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है, ये वात की वजह से हो रहा है। ये मैंने इसको पकड़ा तो ये पदार्थ को मेरा हाथ महसूस कर पा रहा है, ये सिग्नल मेरे दिमाग तक जा रहे हैं, ये वात कार्य कर रहा है। किसी गर्म चीज को स्पर्श करके तुरंत हम लोग जो हाथ हटा लेते हैं वो वात के कारण से होता है। तो जो सिग्नल्स हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में प्रोसेस होते हैं वो वात के कारण से होता है। जो हमारा ब्रेन के अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है उसके पीछे वात एक बहुत बड़ा कारण रहता है। तो वात के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, वात के बिना शरीर संभव ही नहीं है। दूसरा आता है पित्त। तो पित्त क्या है? पित्त जो आपके शरीर के अंदर पाचक का काम कर रहा है, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं आपके शरीर के अंदर, जो भी आपकी अग्नि प्रदीप्त हो रही है और जठराग्नि जो आपका कार्य कर रही है, या जो आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है शरीर का, वो आपका पित्त की वजह से चल रहा है। और कफ के कार्य की बात करें तो आपके शरीर के अंदर जो चिकनाई है, स्निग्धता है, वो आपकी कफ की वजह से है। आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो एक सॉफ्टनेस आती है वो कफ की वजह से है। आपके जॉइंट्स मूव कर पा रहे हैं तो जो जोड़ों के बीच में चिकनाहट है वो कफ है। तो पित्त का जो निवास स्थान है वो आपका उदर है, पेट है। कटी है आपका कमर है, वात का। और कफ का छाती। ठीक है। अब फिर आते हैं कि ये कुपित होते हैं तो क्या होता है। वात, देखो वात अगर कुपित हो जाए तो 80 प्रकार के रोगों को जन्म दे सकती है। वात कुपित होने से 80 प्रकार के रोग होते हैं। और इसमें जैसे जोड़ों का दर्द, जितने भी अर्थराइटिस, ये जितने भी वात, आमवात, संधिवात, जितनी भी समस्याएं हैं, जोड़ों के दर्द हैं, कमर का दर्द है, ये सब वात से संबंधित हैं। या जैसे कंपवात का हो जाना, तो ये आपके सिग्नल्स ही गड़बड़ हो गए, आपकी नर्वस सिस्टम में जो डिफेक्ट आएगा वो उसके पीछे वात कारण होगा। तो वात से 80 प्रकार के रोग आते हैं। और वात के बाद जो पित्त है उससे 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो पित्त कुपित होता है तो त्वचा से संबंधित रोग होंगे, पाचक अग्नि डिस्टर्ब होगी, पित्त के ज़्यादा बढ़ जाए तो पाचन भी बहुत तीव्र हो जाएगा। ऐसे आपका जो पित्त कुपित होगा तो जैसे आपके त्वचा से संबंधित रोग बहुत होने लग जाएंगे पित्त के कुपित होने पे। ऐसे जो कफ है तो कफ, खांसी, जुखाम, इन सब से संबंधित है। ये कुपित होगा तो आपके शरीर में आपको आलस्य, प्रमाद भी महसूस होगा। तो ऐसे वात, पित्त और कफ इस तरह से आपके शरीर के अंदर काम कर रहे हैं। फिर आता है प्रकृति। हम सब लोगों की भी कोई ना कोई एक प्रकृति होती है, या तो वात, या तो पित्त, या तो कफ, या फिर सम्मिलित हो जाना वात, पित्त, वात, कफ, पित्त, कफ। कोई भी एक प्रधान हो जाए या फिर तीनों ही हो जाएं उसमें। सबसे अच्छी अवस्था क्या है कि एक हमारे मतलब एक की ही प्रधानता हो। लेकिन ऐसा आजकल बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये तो सतयुग की बात थी। एक जो आपकी प्रकृति है, एक दोष प्रधान होना, ये सतयुग की बात थी। आज के समय में या तो दो दोष प्रधान या तो तीनों ही दोष प्रधान वाली मिलती है। तो दो दोष अब इसमें, लेकिन इसको समझे कि जिसकी वात प्रकृति प्रधान होगी तो कैसे पता चलेगा व्यक्ति वात प्रधान है। मतलब एक तो वात, एक तो प्रधान होगी, एक सहयोगी में जुड़ी हुई होगी। तो किसी की वात प्रधान होगी तो कफ या पित्त उसके सहयोग में हो सकता है, किसी की पित्त प्रधान है तो वात या कफ सहयोग में हो सकता है। तो वात प्रधान व्यक्ति का कैसे पता चलेगा? वात प्रधान व्यक्ति बहुत हल्के शरीर का होगा, मतलब उसका शरीर बहुत, वो कभी मोटा नहीं होता वात प्रधान वाला व्यक्ति, कहते हैं ना 1.5 पसली, बहुत हल्का सा रहेगा। और इसके साथ में उसकी चाल जो होगी वो बहुत फास्ट होगी,
शरीर हल्का, तेजी से काम करना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तेजी से कार्य करना। ऐसे ही फिर बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेना और बहुत जल्दी जल्दी उन निर्णयों का परिवर्तन भी कर देना। ये वात प्रधान प्रकृति के साथ में होता है। याद नहीं होता इनको जल्दी, मतलब इनको क्या होगा, याद तो बहुत जल्दी हो जाएगा, भूल भी बहुत जल्दी जाएंगे। वात प्रधान व्यक्ति जो होंगे बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे चीजों को। और बाल अगर देखो तो बाल पतले पतले होंगे वात प्रधान व्यक्तियों के। चलेंगे तो जोड़ों में से कट कट की आवाज आएगी। ये वात प्रधानता का लक्षण है। और जिसको वात की प्रधानता है तो उसको वात संबंधित रोगों से ग्रसित होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। उस व्यक्ति को पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। हम पहले से ही ध्यान रखें कि हमारी कौन सी प्रकृति है, तो हम ऐसा भोजन लें जो वात को बढ़ाने वाला नहीं बल्कि सम अवस्था में रखने वाला हो, बैलेंस रखने वाला हो। अब अगर पित्त वालों की बात करें तो पित्त की प्रकृति ऐसी होती है, थोड़ा सा क्रोध जल्दी आने वाली प्रकृति होगी। सामान्य है, याद भी सामान्य समय में होगा और सामान्य समय में भूलने की प्रवृत्ति भी होगी जो पित्त प्रकृति होती है। थोड़ा जोश में ज़्यादा रहते हुए दिखेंगे व्यक्ति आपको। आंखें जनरली आपको इनकी छोटी छोटी मिलेंगी पित्त वालों की। और इसके साथ में जनरली और इसके साथ में पित्त प्रकृति वालों के बाल ना ज़्यादा मोटे होते हैं ना ज़्यादा पतले होते हैं। और मतलब जो चाल होगी वो मतलब उतनी तीव्र तो नहीं होगी जितनी वात वालों की है, ये मध्यम चाल वाले होते हैं। और अगर आप कफ की बात करें तो कफ की जो प्रकृति होती है उसकी पहचान ये होती है, बाल जो होंगे मोटे होंगे, शरीर थोड़ा सा गठीला होगा, हल्का नहीं होगा, चाल आराम से। याद भी इन लोगों को बहुत देर में होता है पर भूलते भी फिर नहीं है। एक बार याद हो गया तो भूलते नहीं है। और सोच समझ करके निर्णय लेते हैं क्योंकि आराम से करते हैं, सारे 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 कार्यों को आराम आराम से करते हैं, तो जोश में होश नहीं खोते। ये कफ प्रकृति की निशानी होती है। और ये वात पित्त और कफ में आप अगर देखो तो ये एज का फैक्टर भी इसमें काम करता है। जैसे बचपन में सामान्य रूप से लोगों की जो प्रकृति होती है वो कौन सी होती है, कफ की प्रकृति होती है। इसलिए बचपन में बच्चों जब होते हैं छोटे तो जुकाम खांसी बुखार होना ज़्यादा संभावित रहता है इन लोगों को। जो भी बच्चे होंगे उनमें जब देखो खांसी खुर्रा ये सब लगा रहता है। तो जब छोटे होते हैं तो कफ की प्रधानता रहती है। फिर जब युवावस्था आती है टीन एज के बाद, ये 16 17 18 19 20 जो ये आयु होती है जिसमें व्यक्ति के अंदर बहुत जोश होता है। और आप देखोगे पिंपल्स बहुत मिलेंगे चेहरे पे उस समय में। ये पिंपल्स हो रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो युवावस्था में पिंपल होते हैं, या फिर क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा पित्त की प्रकृति बढ़ जाएगी, पित्त विकृत हो जाएगा तो आपको उस तरह के पिंपल्स हो जाते हैं। तो युवावस्था में जनरली आप देखोगे युवाओं में जोश बहुत होता है, सोचते समझते नहीं है, बस कर जाने का जोश होता है उनके अंदर। और रिस्क लेने का बहुत फैक्टर रहता है। तो जनरली पित्त प्रधान व्यक्ति जो होता है वो रिस्क भी आराम से ले लेता है। वहीं जब आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वात की प्रधानता होती जाती है। तो वात की प्रधानता वही जोड़ों का दर्द आते चले जाना, तो ये एज के साथ भी होता है लेकिन अपनी एक प्रकृति भी होती है। तो ये जो प्रकृति है, वात हो पित्त हो या कफ हो या मिश्रण वाली हो, जो भी प्रकृति है, हम कब स्वस्थ रहेंगे, जब तीनों दोष सम अवस्था में रहेंगे। और हम लोग इनको सम अवस्था में रख सकें इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अत्यंत जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के लिए। जैसे वात वाले जो होंगे उनको मतलब रूखे पदार्थ ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ड्राई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। पहले से उनके शरीर में ड्राई होगी, एड़ियाँ जनरली फटी हुई मिलती हैं, वात बढ़ जाए, बढ़ने से जनरली एड़ियाँ फट जाना ये बहुत आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी माताओं बहनों के अपने कार्य करते समय भी या पुरुषों के भी फट जाती हैं एड़ियाँ, लेकिन मेनली उसके पीछे एक वात कारण होता है, ड्राइनेस हो जाना या बालों में मतलब ड्राइनेस आ जाती है, सिर में ड्राइनेस आ जाती है, ये सब क्या वात विकृति की निशानी है। तो आप अपनी प्रकृति को नोटिस करो, आप जो भी खा रहे हो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको नोटिस किया करो। इसके लिए सजग होना जरूरी है। दूसरी एक सजगता क्या चाहिए जो मुझे भी बीच में याद आ गया, हमारे पास भी ये बात भी पहुंची। बहुत सारे लोग ना भोजन लेते हैं और फिर उसको फेंक रहे हैं। क्या हम ये कार्य अपने घर पे करते हैं?
मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने घर में भोजन नहीं फेंकता, और यहाँ आकर के भोजन फेंकना कितना बड़ा पाप होगा। ये गलती मत करो, दोबारा ले लो। कम खा लोगे कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा खाओगे पक्का नुकसान है। इसलिए भी नींद आती है, हम खा लेते हैं ज्यादा, इसलिए हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि कम कम भोजन करो। जैसे परम पूज्य गुरुदेव को हम देखते हैं कितनी कम डाइट है, और भी पिछली बार तो, अभी तो दूसरी सर्दियां आने वाली हैं, पूज्य गुरुदेव ने 40 दिन का उपवास किया नारियल पानी में, सर्दियों में कुछ भी नहीं खाया। कितना सामर्थ्य है हमारे शरीर के अंदर, और उसके लिए पूज्य गुरुदेव जैसा अनुशासन लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने भोजन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। अब जैसे गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा खाएंगे तो कफ बढ़ेगा, और आप जैसे मिर्च या मतलब मसाले या ये लहसुन ज्यादा खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा। तो अपनी प्रकृति को समझिए और उस प्रकृति के अनुसार ये देखिए कि आपके शरीर को क्या सूट कर रहा है। अब जैसे गिलोय है, ये वात पित्त और कफ त्रिदोष का ही शमन करती है, कुछ भी विकृत हो जाए तीनों के लिए ही अच्छी है गिलोय। ऐसे ही अगर आप एलोवेरा की बात करो, घी कुमारी, तो ये एलोवेरा भी ऐसा है, ये त्रिदोष नाशक है। बस ये कि किसी का कफ बढ़ रहा हो या वात बढ़ रही हो तो गर्म पानी में मिला के ले लेना। तो ऐसी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है उनको थोड़ी ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। अब जैसे एक पंचामृत पे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये पंचामृत पे तो हम सबको पता भी होना चाहिए और हमें प्रयोग भी करना चाहिए। कभी कभी मतलब महीना भर किया, एक महीना छोड़ दिया, फिर कर लिया, या ज्यादा समस्या हो तो लगातार ही कर लो। पंचामृत पे क्या होता है, जैसे आपका आपने 1 लीटर पानी लिया रात्रि में, और उसमें क्या क्या मिलाना है? ना ना ना, उसमें मिलाना है जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी। कितनी? 1 चम्मच। क्या बोला? जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इन 4-5 चीजों को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में रात में भिगो दिया। सुबह में अच्छे से पानी के अंदर उसको मसल लिया, और पानी को छान करके, सर्दियां हैं तो उसको थोड़ा गुनगुना करके पियो, और गर्मियों का समय है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पी लो। तो ये क्या करेगा? ये बहुत अच्छा है। ये जिनको गैस की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, ये डिटॉक्स करता है आपके शरीर को। डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है अपने शरीर को। हम जब हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखते हैं ना, तो उपवास में क्या होता है कि हमारी जो जठराग्नि है उसको जब पाचन के लिए कुछ नहीं मिलता, तो विकृत कुछ भी हो, दोषों में वात पित्त या कफ जो भी विकृत हो रहा होगा उसको खाना शुरू कर देती है। ये बहुत अद्भुत संरचना है भगवान की, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, उससे भी ये फायदा होता है। तो कम से कम 1 हफ्ते में 1 दिन का उपवास जरूर करना चाहिए। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, हम जो भी कुछ खाते हैं ना, वो भोजन हमने लिया मुंह के अंदर, फिर वो हमारे गले में, यहाँ हमारी भोजन नली है, यहाँ से प्रवेश करता हुआ यहाँ आपका पेट है, पेट के अंदर आ जाता है। और पेट के अंदर कितनी देर रहता है आपका भोजन? 4 से 6 घंटा मैक्सिमम आपके पेट के अंदर भोजन टिक सकता है 6 घंटा। तो बुद्धिमत्ता क्या खाने में है? वो खाने में जो आप 4 से 6 घंटे के अंदर पचा सको। 6 घंटे भी पचने, जिसको लगे 6 घंटे में 6 घंटे का समय लगे पचने में, वो भी हम लोगों को कब खाना चाहिए? हफ्ते में 1 या 2 बार, डेली नहीं। जैसे राजमा, चना, छोला हो गया, इनको पचने में ज्यादा समय लगता है, उड़द, इनको पचने में ज्यादा समय लगेगा। और ऐसे ही जिनको पचने में 4 से 6 घंटे, मतलब 4 घंटे में पचा लो तो वो सही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि शाम को अगर योगाभ्यास करना हो तो 4 से 6 घंटे का समय हम लोगों को भोजन में और योगाभ्यास में रखना चाहिए, क्योंकि फिर जब भोजन पच जाएगा तो ये हमारी छोटी आंत में रास्ता खुलता है हमारे पेट का, उसको बोलते हैं डुडेनम, जो आपका छोटी आंत का स्टार्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, वहाँ एक वॉल्व होता है, वो ओपन हो जाता है, भोजन उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो आपने जो ये 4 से 6 घंटे में पचा लिया सो पचा लिया, उसके बाद भोजन नहीं पचता। तो भोजन से आपका फिर जो पच गया
उसके बाद में जो पोषक तत्व मिलने हैं उन्हें खींचने का काम आपकी छोटी आंत करती है। लेकिन छोटी आंत तभी भोजन से आपके पोषक तत्वों को ले सकती है जब भोजन ठीक से पचा हुआ हो। अगर हमने खाया वो पचा ही 40%, तो 60% तो रोग उत्पन्न करने वाला बन गया और ये 40% मात्र रहा जिससे हमें पोषक तत्व मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं चबा चबा करके खाओ, इसीलिए कहते हैं थोड़ा खाओ, कम खाओ, गम खाओ, ताकि आप उसको अच्छे से पचा सको। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाती है कि आपने शाम को मैक्सिमम 4-5 बजे खा लिया, उसके बाद अगले दिन सुबह को 9-10 बजे खा लिया, तो दिन में 2 बार ही खाना खाया, तो आपका वो भोजन है वो ठीक से पच जाएगा और आपकी जो भूख रहेगी ना, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है उसका काम है भोजन को पचाना। अगर आप फास्टिंग कर लेते हो और भोजन पचाने के लिए नहीं मिलता जठराग्नि को, तो वो त्रिदोष समन करना शुरू कर देती है, दोषों को खाना शुरू कर देती है और कोई रोग उत्पन्न हो रहा हो तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अद्भुत विज्ञान है शरीर का। लेकिन अगर किसी ने ज्यादा फास्टिंग की तो क्या होगा? दोष तो खा गई वो, तो फिर ये जो धातु है ना आपके शरीर की, इनको खाना शुरू कर देती है। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। पता चला हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा खाना शुरू कर दिया हमारी जठराग्नि ने, उसको कुछ चाहिए, वो प्रदत्त होगी अपने समय से, तो वो खाओ जो आप 4 से 6 घंटे के अंदर पचा सको। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के माध्यम से एक बार का समय ऐसा होता है जब जठराग्नि को अपना दोषों को खाने का समय मिल जाएगा, तो आपका शरीर बैलेंस रहता है, आपके दोष बैलेंस रहते हैं और वो असम नहीं होते, सम अवस्था में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पेट के अंदर घूमता है भोजन, तो ये 32 फीट लंबी हमारी जो आते हैं, इनके अंदर भोजन घूमता है और ये जो भोजन है इसमें से आपका जो रस है वो ग्रहण करता है। लेकिन अगर अधपचा भोजन गया तो अधपचे भोजन को भी हमारी आंतें सोख लेती है। हमारी आंतों में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारी जैसे फिंगर है ना, ऐसे बहुत छोटे छोटे टाइनी से स्ट्रक्चर्स होते हैं आंतों की दीवारों के ऊपर, और वो सोखने का काम कर रहे होते हैं। उसमें से आपने जो भी खाया, जो भी आपने पोषक तत्व लिए हैं, उससे सारा रस निकालना और निकाल करके ये हमारे लीवर तक पहुंचा देती है। यहाँ हमारा लीवर है, इस लीवर में पहुंचा देती है और लीवर बाइफर्केशन करता है, कैल्शियम अलग करेगा, आयरन अलग करेगा, मैग्नीशियम अलग करेगा, ये सारी चीजों को अलग करेगा। और ये लीवर क्या करेगा, आपका जो रस है उसको आपकी बॉडी के हिसाब से तैयार करके ब्लड में छोड़ेगा और ब्लड में छूटने के बाद में वो रस कहाँ जाएगा, यही 37 ट्रिलियन सेल के पास में जाएगा, आपके सेल्स में, कोशिकाओं में जाएगा। और क्या जाएगा रक्त के साथ में, यही ऑक्सीजन जो आप लेते हो, ये ऑक्सीजन जाएगी। तो ये रस और ऑक्सीजन मिलकर के आपका ऑक्सीडेशन होता है, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं इंग्लिश में, वही रस है ये आपके सेल्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। और इतना अद्भुत है हमारा शरीर, हमारे सेल्स कितने सामर्थ्यशाली हैं कि ये जो ऊर्जा बन जाती है, ये बनने के पश्चात आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। मान लो आपके सेल के माध्यम से एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी बन गई, तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, उनके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है और वही एनर्जी आपके दिन भर में काम आती है। और रोग क्यों होता है, रोग इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो शरीर के अंदर लड़ने का सामर्थ्य भी नहीं बचेगा। 2 फैक्टर आगे देखो, एक तो आपने जठराग्नि के माध्यम से दोषों का समन किया, और देखो एक बहुत ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो कि कैंसर से रिलेटेड है। हमारा जो शरीर है उसमें करोड़ों सेल्स डेली बन रहे हैं, कितने करोड़ों सेल्स बन रहे हैं डेली में। अब ये जो आपके करोड़ों सेल बनते हैं, इन सेल्स में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है कि कॉपी होती रहती है, पुराने सेल से ही नया सेल बन जाता है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, वो बताता है नया बनाना है। तो आपने एक शब्द सुना कोरोना के समय पे म्यूटेशन, कि कोरोना का वायरस म्यूटेट हो गया, मतलब उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर डेली करोड़ों करोड़ों सेल्स बन रहे हैं,
तो कुछ हजार सेल्स ऐसे होते हैं जो म्यूटेट हो जाते हैं। अब वो जो म्यूटेट हुए सेल हैं वो हमारे शरीर के विपरीत काम करने वाले सेल्स हैं। और क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम पूरे शरीर के अंदर। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, रक्त संचरण पूरे शरीर में एक एक कोशिका में एक एक अंग में जा रहा है, ऐसे ही ये लिम्फेटिक सिस्टम पूरे शरीर में है। और इसका यही काम है कि जो शरीर के विपरीत काम करने वाली कोशिकाएं, सेल्स हैं, उनको निकालना, खा जाना और बाहर निकाल देना। ये हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम फिट है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर पाचन ठीक से नहीं हो रहा, हमारे कोशिकाओं में एनर्जी नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तब क्या होता है, ये ठीक से इन सेल्स को निकाल नहीं पाता, कुछ सेल्स रह जाते हैं। और जो सेल्स आपके शरीर के विपरीत काम करने वाले हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं, यही आपका ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं, यही आपका कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। और क्योंकि उनके अंदर भी न्यूक्लियस है, उनके अंदर भी यही कोडिंग पीरियड है, अपनी जनता बढ़ाओ, अपनी प्रजातियों को बढ़ाओ, पर उनकी प्रजाति हमारे शरीर के खिलाफ काम कर रही होती है। तो क्या जरूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम योग प्राणायाम करके अपने शरीर के अंदर एक्स्ट्रा ऊर्जा बना करके रखें, तो आपका शरीर लड़ लेगा। शरीर बीमार नहीं रहना चाहता, शरीर तो स्वस्थ रहना चाहता है, परंतु शरीर स्वस्थ रह सके इसके लिए शरीर को कुछ देना तो पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब हम पड़े पड़े सोते रहें, कुछ काम ना करें, और हम लोग जो है भर भर के खाते रहें और उसमें भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हमारा शरीर पचा भी नहीं पा रहा, उसमें से क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा जो बिना पचा है ना, वो भी आते सौक लेंगी, वो भी हमारे ब्लड में आ गया, वो भी हमारे शरीर के अंदर घूम रहा है, वो भी टॉक्सिन का काम कर रहा है। हमारे शरीर के जो विजातीय सेल्स हैं, जो शरीर के विपरीत काम करने वाले, उनका भोजन बन जाता है, ये उनको और बढ़ाने का काम कर देता है, इम्यून सिस्टम को और वीक करने का काम कर देता है। इसीलिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ज्यादा खाएंगे तो पक्का मरेंगे ही मरेंगे। तो क्या करना है, अब ये जैसे ये जब पाइलअप हो जाते हैं ना, ये विजातीय सेल्स हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिस मोमेंट में इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो गया, फिर होता है ब्लास्ट। फिर ये करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में फैलने शुरू हो जाते हैं और शरीर के दूसरे पार्ट में भी ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, देखो उस समय आपका उपवास करना, सात्विक भोजन करना, जैसे कि आपको बताया गया लौकी इत्यादि होती है, या ब्रोकली विशेष रूप से खिलाई जाती है, जो बिना तला हुआ, जो आपको ये विभिन्न प्रकार के जो आपको ये जूसेस दिए जाते हैं, या जो विभिन्न प्रकार के आप वो बना के सूप बना करके खाते हो, बाजार वाला नहीं, घर पे बना हुआ। बाजार वाले में तो केमिकल है, एक्सट्रीमली हार्मफुल। लेकिन जो घर पे आप सूप वगैरह बनाते हो, या जो फल आप खाते हो जैसे संतरा, सिट्रस फ्रूट, इतना गजब के हैं ये कि जब आप इनको खाते हो, कैंसर वाला व्यक्ति जब आप खाता है इसको, तो जो ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है, जो आपकी ब्लड सेल्स, ब्लड की जो उसमें ले जाने वाली जो आर्टरीज, वेन्स बनी हुई हैं, जो कैंसर वाले पार्ट में जो पहुंच रही हैं, उनको वो सिकोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि रक्त उसमें कम जाए और धीरे धीरे ब्लड सप्लाई रोकी जा सके। उनमें ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो उनके फैलने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन बाकी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। कितनी सुंदर है प्रकृति, भगवान ने कितना बचने के मौके दिए हैं हम लोगों को, कितना शरीर के अंदर सामर्थ्य दिया है। तो दिस इज ऑटो हीलिंग। और ये जो सेल्फ हीलिंग है, इस सेल्फ हीलिंग को हमें बढ़ाना है, इस सेल्फ हीलिंग को बढ़ा करके हमें जीना है। एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण आज के समय बन रहा है प्लास्टिक। और मैं तो एक साइंटिस्ट को सुन रही थी, अमेरिका की बात बता रहा था, अमेरिकन ही था, वहीं का ही पॉडकास्ट था। ही वाज सेइंग कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो दिन एक एक हफ्ते में एक एक एटीएम कार्ड जितनी प्लास्टिक खा रहे हैं। ये जो
आप लोग प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार के पदार्थ आते हैं, उनको फिर आप उसमें माइक्रोवेव ओवन में गर्म करते हो, क्या लगता है प्लास्टिक नहीं जाती? जाती है, पक्का जाती है। फिर दूसरा ये जो आप बॉटल का पानी पीते हो प्लास्टिक का, छोड़ दो इसको। और वो ग्लासेस में जो आप प्लास्टिक के ग्लासेस में चाय वगैरह ये सब जो चल रहा है, ये जो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आजकल फूड डिलीवर हो रहा है, जो आप लोगों के घर में वो प्लास्टिक की मोटी मोटी प्लेट आती हैं, आपको लगता है नहीं नहीं इसका तो कुछ नहीं होता होगा। ये जो कंप्यूटर के जो लैपटॉप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो आपके जो मदरबोर्ड वगैरह जो सब वेस्ट हो जाते हैं ना, उनसे बनाई हुई प्लास्टिक है, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है इन्हें खा खा करके। तो बोल रहे थे कि उन लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की, रिसर्च स्टडी में ये देखा कि मतलब लोगों का जो पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम में उनके शरीर के अंदर कितनी प्लास्टिक है। तो बोले हम लोग हैरान रह गए, लोगों के दिमाग में इतनी इतनी प्लास्टिक है, एक एक व्यक्ति के दिमाग में जो मरे, अमेरिका की बात है, अपने यहाँ तो फिर भी कम है, पर हम अपन को सावधान होना है। बोले वो इतनी प्लास्टिक है, एक एक व्यक्ति के दिमाग में एक एक चम्मच जितनी प्लास्टिक, खतरनाक मामला है। इसीलिए अपना तो सही है ना, देखो अपना क्या कॉन्सेप्ट है, शीशा, मिट्टी के बर्तन, तांबा, स्टील, भाई हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने जो है रोग से उपचार से बाहर निकलने में और कष्ट से बचने में तो ज्यादा अच्छा है कि आप स्टील की बोतल लेकर के चलो। इसलिए अपनी बोतल हमेशा साथ में रखनी चाहिए, ताकि आप पानी में उसमें भर सको। तो ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसको जितना अवॉइड कर सको। प्लास्टिक के घर में हम लोग बर्तन रख करके उनमें बर्तनों में खा रहे हैं गरम गरम चीजें डाल करके, तो जितना हो सके प्लास्टिक से जरूर बचना। तो हम बात करते करते यहाँ तक पहुँचे कि ये एक हमारा जो हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। उस सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा सकें, उसके लिए हमें योग और प्राणायाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने भोजन के ऊपर पक्का से पूरा पूरा नियंत्रण करना चाहिए। और इसके साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपना प्रकृति है उसको समझें, उसके अनुसार अपने आप को भोजन दें। अब इसमें क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, आप सब लोगों को एक पुस्तक मिली है ना, उपचार पद्धति, उसको जरूर पढ़ना। उपचार पद्धति अगर आप पढ़ोगे तो ये अपने आप में आपकी 99% समस्याओं का समाधान है। तो पहले से ही सावधानी रखो, क्योंकि हमने क्या संकल्प लिया कि जितना बीमार पड़ने थे सो पड़ चुके, अब आगे से बीमार। तो उसके लिए यही सब चीजें तो हैं, योग करना है, प्राणायाम करना है और अपने भोजन के ऊपर नियंत्रण करना है। और जिसके भी शरीर में एक्स्ट्रा फैट है उस फैट को निकालना है। अपने रोगों को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए संकल्प ले लो। जब प्राणायाम भी करते हो ना, तो संकल्प के साथ में प्राणायाम करना कि हम अपने शरीर से अपने रोग को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे मैंने आपको पंचामृत पेय के बारे में बताया। जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ जाए तो इस पंचामृत पेय में दो चीज़ों का परिवर्तन कर देना है। एक तो उसमें मेथी नहीं डालनी है, एक उसमें आपको अजवाइन नहीं डालनी। जिनका पित्त बढ़ गया उनको क्या करना है, जीरा रखना है, धनिया रखना है, सौंफ रखना है, 8-10 पत्ते गुलाब के फूल के, सुखा के भी आप रख सकते हो, ऑर्गेनिक रखो, अपने घर में उगाए हुए गुलाब के फूलों के पत्ते स्टोर करके रखो, वही काम आ जाएंगे। और इसके साथ में ये आपका मुलेठी, मुलेठी बहुत अच्छी रहती है जिनका पित्त बढ़ जाए। और इसके साथ में आप अगर चाहें बहुत ही ज़्यादा किसी का बढ़ गया हो, तो उसमें थोड़ा सा हम जो धागे वाली मिश्री आती है, क्रिस्टल वाली मिश्री नहीं, धागे वाली मिश्री अच्छी रहती है। तो इस तरीके का सेवन करें हम उस तरीके से। और जितना हो सके ना लिक्विड डाइट का प्रयोग करें वैसे भी सामान्य जीवन में। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे आपकी जो पाचन है ना, जो 2-3 घंटे में ही हो जाएगा। तो आपका जो जठराग्नि है वो फिर से अपना वात पित्त कफ का समन करने में लग जाएगी, क्योंकि रोग तो घात लगाए हुए बैठे हुए चारों तरफ, पर हमें उनसे बचने का प्रयास करना है। तो आज के इस सत्र को हम यहाँ इस पूर्णता के साथ में, संकल्प के साथ में पूर्णता की तरफ लेके जा रहे हैं कि जितना बीमार पड़ने थे सो पड़ गए, अब आगे से बीमार। क्योंकि हमें अपने परम पूज्य गुरुदेव के उद्देश्य संकल्पों को पूरा करना है, और उनको पूरा करने के लिए ये शरीर और मन स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है।